एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कवर करेंगे यूनिट 1 मशीन लर्निंग टेक्निक्स की। सो टाइम वाइम वेस्ट करते नहीं है। टाइम हमारे पास है नहीं क्योंकि एग्जाम्स आ चुके हैं, डेट शीट भी आ चुकी है। बिफोर दैट आई एम गोना टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लास्ट तक टिके रहना इस वीडियो में क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि नोट्स कहाँ से कैसे मिलेंगे। आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स अवेलेबल है। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब एंड रिकमेंड इट टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अपने क्लासमेट्स को पहुंचाओ इस वीडियो को ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज़ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? हमारी बेसिकली एक ब्रांच है हमारी आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग की, या फिर हम बोल सकते हैं मशीन लर्निंग का एक सबसेट है। तो जो मशीन लर्निंग है वो हमारा सबसेट है एआई का। तो ये क्या करता है? ये अलाउ करता है कंप्यूटर्स को टू लर्न फ्रॉम डेटा एंड मेक डिसीजन बाय एनालाइजिंग डेटा, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो बेसिकली ये अलाउ कर रहा है हमारे कंप्यूटर को कि जो भी हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है वो सारा का सारा डेटा यूज यूज हो। वो सारा का सारा डेटा की हेल्प से हम कुछ चीज़ें एनालाइज कर पाए। अपने एनालिसिस के बेसिस पर कुछ पैटर्न्स को हम बना पाए, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर पाए, या फिर कुछ मॉडल्स को बना पाए जो कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। सो इट इम्प्रूव ओवर टाइम। इसकी परफॉर्मेंस बार टाइम टू टाइम बढ़ती जाती है। अब इसकी परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम कैसे बढ़ेगी? क्योंकि बार बार हमारे पास नया नया डेटा आ रहा है। अब नया नया डेटा अगर हमारे पास आ रहा है तो मतलब डेटा बहुत सारा बल्क में हमारे पास कलेक्ट हो रहा है। अब उस बल्क ऑफ डेटा की बेसिस पे हमने कुछ एनालिसिस करी। एनालिसिस करने के बाद हमने एक मॉडल बनाया। अब एनालिसिस के बाद हमने एक मॉडल बना दिया पूरा का पूरा। अब दूसरी बार हमारे पास फिर से कोई मॉडल आया, फिर से कुछ डेटा आया, वो उसी डेटा में ऐड हो गया, तो इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी और ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। मतलब एक एनालिसिस हम पहले कर चुके हैं, अब हमारे पास और भी ज़्यादा डेटा आ गया है। तो इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस ओवर टाइम। तो टाइम टू टाइम इसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती जाती है। इट वर्क विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के ये काम करता है। तो बेसिकली हमारा जो मशीन लर्निंग है वो सबसेट है एआई का, और जो डीप लर्निंग है वो हमारा सबसेट है मशीन लर्निंग का। सो नाउ एआई का एल्गोरिदम काम कैसे करता है? यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। एक हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। So ML algorithm are described as learning a target function that best map into the input variable to the output variable। मतलब हमारे पास कुछ इनपुट होता है जिसकी हेल्प से हम आउटपुट निकाल के देते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे पास एक जनरल एल्गोरिदम है जो कि प्रेडिक्शंस निकालता है फ्यूचर वैल्यूज़ के बेस, फ्यूचर में क्या हो सकता है उन बेसिस पर फ्यूचर ट्रेंड्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफ योर वेदर फोरकास्टिंग। अब जो भी हमारा डेटा होता है, वेदर फोरकास्टिंग हम कैसे पता लगाते हैं? जो भी हमारी सैटेलाइट्स वगैरह गई हुई है वहाँ से हमारे पास रिकॉर्ड्स आते हैं। जो हमारा पास्ट में सिमिलर सिचुएशंस में जो भी वेदर रहा है उनके बेसिस पर हम वेदर को फोरकास्ट कर पाते हैं। सो दिस इज द ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की प्रेडिक्शन करता है फ्यूचर में। सो वी हैव नो आइडिया ऑन व्हाट फंक्शन लुक लाइक और एट फॉर्म। तो हमें कोई आइडिया नहीं है। वो सबका सब काम हमारा कंप्यूटर में होता है कि वो फंक्शन कैसा दिखता है, कैसे। बस हम इतना बता सकते हैं कि कंप्यूटर की हेल्प से वो सारी चीज़ें हमारी काम करती हैं। सो देयर ऑलवेज टू बी सम नॉइज़। अब हमें पता है कि भाई डेटा होगा तो कुछ ना कुछ नॉइज़ तो आएगी ही आएगी। मतलब अगर डेटा है तो थोड़ी-सी नॉइज़ तो आएगी ही आएगी, थोड़ी नहीं तो ज़्यादा नॉइज़ तो आएगी। कुछ नॉइज़ हमारी हटा देते हैं, मतलब हम हटा सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं इररेड्यूसिबल एरर। मतलब जो एरर हम हटा ही नहीं सकते हैं, दोज़ आर नोन एज़ योर इररेड्यूसिबल एरर। एप्लीकेशन क्या है हमारी मशीन लर्निंग की? इमेज रिकॉग्नाइजेशन में यूज़ होता है, फेस को डिटेक्ट करने के लिए या फिर किसी फ़ोटो को टैग करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है, आप लॉक स्क्रीन पे अपना फेस कार्ड लगाते हैं और फेस की हेल्प से अगर वो मशीन जो है हमारी डिटेक्ट कर लेती है उस फेस को, तो हमारा फ़ोन जो है वो अनलॉक हो जाता है। सो दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ मशीन रिकॉग्नाइजेशन। तो मशीन लर्निंग का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, हमारा इमेज को रिकॉग्नाइज़ करता है, स्पीच को रिकॉग्नाइज़ करता है, रिकमेंडेशन सिस्टम में यूज़ होता है, नेटफ्लिक्स और अमेज़न में यूज़ होता है कि कौन से टाइप की मूवीज़ देखी जाए। जो भी यूज़र जिस टाइप की भी मूवीज़ देखता है उसी टाइप का रिकमेंडेड डेटा उसके पास। सो इट इज़ यूज्ड इन हेल्थ केयर में वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है हमारी मशीन लर्निंग टेक्निक्स डिटेक्ट करने के लिए पेशेंट्स के आउटकम्स कैसे आ रहे हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में इट इज़ वेरी मच यूज़फुल। ऑटोमेट व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। फाइनेंशियल सर्विसेज में इट इज़ वेरी मच यूज़फुल फ्रॉड को डिटेक्ट करने में।
इन्वेस्टिगेशंस को मैनेज करने में, नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज में इट इज़ वेरी मच यूज़फुल, लाइक योर पावर चैट बॉक्स, ट्रांसलेशनल सर्विसेज और टेक्स्ट एनालिसिस टूल्स। अब एडवांटेजेस क्या हैं हमारी मशीन लर्निंग के? टास्क को ऑटोमेट कर देता है, मतलब सारे टास्क जो हैं हमारे ऑटोमेटिकली हो सकते हैं। इम्प्रूव करता है, हमारी एक्यूरेसी बढ़ा देता है डेटा की, मतलब डेटा जो हमारा मॉडल है वो बहुत एक्यूरेट हमें प्रेडिक्शंस बना के देता है। लार्ज डेटा को हम ईज़िली यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। पर्सनलाइज़ेशन होती है, मतलब अनेबल करता है हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस। फॉर एग्ज़ाम्पल रिकमेंडेशन सिस्टम है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई इन माय फैमिली यूज्ड टू वॉच हॉलीवुड मूवीज़ एंड समवन एल्स इन माय फैमिली यूज्ड टू वॉच द बॉलीवुड मूवीज़, बट वी आर वॉचिंग इट ऑन द डिफरेंट डिवाइसेस, तो मेरे वो डिवाइस पर हॉलीवुड मूवीज़ के ही सजेशन आएँगे। इट्स नॉट लाइक कि मेरे डिवाइस पर बॉलीवुड मूवीज़ के ज़्यादा सजेशंस आएँगे। So it works on the basis of the personalized experience. It has a continuous improvement, continuously जैसा डेटा आता रहता है उसमें इम्प्रूवमेंट बढ़ती जाती है। फ्लेक्सिबल है बहुत ज़्यादा, बिकॉज वी कैन अप्लाई टू द वेरियस इंडस्ट्रीज, वेदर इट इज़ योर हेल्थ केयर, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन या फिर एक्सपेरिमेंट की बात अगर हम करें तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब डिसएडवांटेज क्या है हमारा मशीन लर्निंग का, कि डेटा के ऊपर डिपेंडेंट है, जब तक कोई डेटा नहीं आएगा मॉडल हमारा नहीं बन सकता, कुछ काम नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स हो जाता है बहुत ज़्यादा। मॉडल्स कभी-कभी इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि समझ ही नहीं पाते हैं हम लोग। टाइम और रिसोर्सेज, मतलब अब डेटा को कंप्यूट करना इज़ नॉट अ ईज़ी टास्क, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, मतलब ब्लैक बॉक्सेस, कुछ एक ऐसा हमारे पास मशीन लर्निंग मॉडल है जो कि आज तक ही समझ नहीं आया है कि वो डिसीजंस कैसे ले पाता है। सो इट हैज़ अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, बायस एंड एरर, मतलब कुछ ऐसा डेटा कलेक्शन है हमारे पास जो कि एक पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर इन्फॉर्मेशन गेन उसका इतना ज़्यादा है कि पूरा मॉडल हमारा उसके ऊपर बायस हो गया, लेकिन उससे हमें कुछ उस डेटा से, जिस डेटा के ऊपर वो पूरा मॉडल हमारा बायस हो गया है, वहाँ से हमें कोई अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलकर आ रही है। एरर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ओवरफिटिंग हो रही है, मतलब इतना ज़्यादा डेटा हमने लोड कर दिया है कि अब हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा रिडंडेंट हो चुकी है। सिक्योरिटी और प्राइवेसी का रिस्क होता है। नाउ व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग का लाइफ साइकिल क्या है? हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, हमने सारा डेटा कलेक्ट करा, उसके बाद हम करेंगे डेटा रैंगलिंग। डेटा रैंगलिंग का मतलब क्या है? जो भी हमारी नॉइसेज़ हैं, जितना अपने एंड से हम जितना उन्हें रिमूव कर सकते हैं, विल रिमूव ऑल दोज, और उसके बाद हम डेटा को करेंगे एनालाइज, मतलब जो भी हमने यहाँ पर रिडंडेंसी रिमूव करी है उस सारे डेटा को अब हम करेंगे एनालाइज। एनालाइज करने के बाद डेटा को फिक्स करेंगे और हम एक मॉडल बनाएंगे, उस मॉडल को ट्रेन करेंगे। बेसिकली ट्रेन करने के बाद हमारा एक मॉडल बन जाएगा, मतलब जो भी हमारा एल्गोरिदम बना रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं, वट एवर वी आर क्रिएटिंग, आफ्टर दैट जैसे ही वो बन जाएगा हमें करना है उसे टेस्ट। अगर वो टेस्टिंग में पास हो गया तो हम उसे डिप्लॉय कर देंगे। इफ इट फेल्स देन विल डू अ रिसर्च ऑन इट, और फिर से हम उस पर काम करेंगे, उस मॉडल के ऊपर, मतलब मशीन काम करेगी उस मॉडल के ऊपर। सो नाउ नाउ कम्स इज योर हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग की हिस्ट्री क्या है कि 1950 में एलन ट्यूरिंग ने कंडक्ट करा था एक ऐसा टेस्ट जिसमें वो एक ऐसी मशीन बनाना चाह रहा था कि अगर ह्यूमन बीइंग्स मशीन के साथ काम बात करें तो हमें लगे कि हम इंसानों के साथ ही काम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो वो बेसिक फंडा जो था एलन ट्यूरिंग का वो यही था कि एक ऐसी मशीन बना पाए जो कि ह्यूमन बीइंग्स को फूल कर दे, मतलब बेवकूफ़ बना दे, कि लगे ह्यूमन बीइंग्स को कि सच में इंसानों से ही बात हो रही है, कुछ मशीन से बात नहीं हो रही है। 1952 में पहली कंप्यूटर लर्निंग प्रोग्राम हमारा डेवलप हुआ था जिसका नाम चेकर्स था, और आर्थर सैमुअल ने इसे बनाया था। 1957 में पहला हमारा न्यूरल नेटवर्क डिस्कवर हुआ था जो कि फ्रैंक ने बनाया था, जो क्या करता है, सिमुलेट करता है ह्यूमन ब्रेन के बेसिस पर, जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन काम करता है सिमिलर वे में इट वर्क्स, सिमिलर वे में इट टेक्स द डिसीजंस। इन 1967 नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम डिस्कवर हुआ था। 1979 में स्टूडेंट जो हमारी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में है उन्होंने कार्ड सिस्टम बनाया था। कार्ड सिस्टम का बेसिक पर्पस क्या था, जितने भी ऑब्स्टिकल है हम अपने एंड से रिमूव कर सकते हैं, वो सब के सब रिमूव हो जाएंगे। 1997 में IBM डीप ब्लू ने वर्ल्ड चेस चैंपियन को हरा दिया था। 2002 में सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी आई थी मशीन लर्निंग में जिसका नाम था टॉर्च, और इसके बाद से मशीन लर्निंग में एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आ गया था, बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई थी मशीन लर्निंग की टॉर्च टॉर्च के डेवलपमेंट के बाद। इन 2016 अपल्ना गो एल्गोरिथम डेवलप हुआ था जो कि गूगल ने बनाया था, और डीप माइंड टू विन 5 गेम्स ऑफ 5।
अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ वेरिएबल्स मशीन लर्निंग में। तो पहला वेरिएबल क्या है हमारा, टारगेट वेरिएबल। टारगेट वेरिएबल क्या है, इट इज़ अ वेरिएबल हुज वैल्यूज आर टू बी मॉडल्ड एंड प्रेडिक्टेड बाय अदर वेरिएबल। मतलब इसकी जो वैल्यूज है वो दूसरे वेरिएबल को बतानी है। नेक्स्ट इज योर डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है हमारा, काउंटेबल वेरिएबल है। मतलब हमें एक फाइनाइट अमाउंट, फाइनाइट टाइम में हमें कुछ चीज़ काउंट करनी है, फॉर एग्जाम्पल काउंटिंग मनी इन योर बैंक बैलेंस। नेक्स्ट इज योर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या है, वो टेक फॉर एवर टू काउंट। मतलब फॉर एवर लग जाएगा हमें गिनते गिनते, कॉन्टिन्यूस है, ये चीज़ चलती ही रहेगी। जैसे कि हमारी एज होगी, जब तक कोई इंसान नहीं जिसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक वो एज कॉन्टिन्यूस ही रहती है, तो इट इज़ फॉर एवर टू काउंट। नेक्स्ट इज योर कैटेगरियल डेटा। अब कैटेगरियल डेटा क्या है, ऑन हैज़ टू और मोर कैटेगरीज। मतलब कैटेगरीज के बेसिस पर है, जैसे कि जेंडर हो गया, मेल फीमेल, या फिर हम यहाँ पर कैटेगरी डाल रहे हैं कि लो, माइल्ड और हाई, लाइक दैट। नेक्स्ट इज योर लर्निंग। अब लर्निंग क्या है कि लर्निंग एक ऐसा वही तरीका है कैसे मशीन डेटा को एनालाइज करती है, सीखती है। तो इट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच मशीन इम्प्रूव्स इट्स परफॉर्मेंस। कैसे मशीन अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है टाइम के टाइम, डेटा को एनालाइज करके, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके। मशीन लर्न्स फ्रॉम द डेटा विदाउट बीइंग क्लियरली परफॉर्म टू सॉल्व स्पेसिफिक टास्क। तो इंस्टेड इसकी जगह वो क्या करती है, इट यूजेस द डेटा टू मेक प्रेडिक्शन, रिकॉग्नाइज एंड मेक डिसीजंस। अब हमारे पास कुछ टाइप ऑफ डेटा है सॉरी कुछ टाइप ऑफ लर्निंग्स है। तो पहली लर्निंग है हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग बेसिकली हमारी लेबल डेटा के लिए होती है। ये एल्गोरिदम हमारा क्या करता है, इनपुट को लेता है और हमें करेक्ट आंसर प्रोवाइड करता है, जो कि ऑलरेडी हमें पता होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होते हैं लेबल डेटा। तो ट्रेनिंग डेटा contains both input features and the corresponding correct output labels। तो जो ट्रेनिंग डेटा होता है उसमें इनपुट फीचर्स भी होते हैं और करेक्ट आउटपुट भी होता है। फिर ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होता है, तो मॉडल सीखता है, हमारा प्रेडिक्शंस बनाता है और उसके बाद अपने इंटरनल पैरामीटर्स को एडजस्ट करता रहता है। मतलब डेटा आया, लेबल हुआ, उसके बाद उसने कुछ प्रेडिक्शंस बनाया, अपने इंटरनल पैरामीटर्स को एडजस्ट करा बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिक्शन एंड द एक्चुअल लेबल। तो उस बेसिस पर वो प्रेडिक्ट करता है कि एक्चुअल लेबल क्या होनी चाहिए। अब व्हाट इज द गोल ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। अब इसका गोल क्या है, ताकि गोल है कि वो एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाए आउटपुट को, जो आज तक उसने देखा नहीं है, अनसीन डेटा है, वो रिलेशनशिप फाइंड कर पाए इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो एग्जांपल अगर हम ले, इफ़ यू हैव अ डेटा सेट ऑफ इमेजेस, मतलब हमारे पास कैट और डॉग की इमेजेस है, तो मॉडल को हमने ट्रेन कर रखा है टू डिसाइड बिटवीन द टू। तो हमने मॉडल को बता रखा है कि भाई अगर ऐसी इमेज आएगी तो ये कैट की इमेज है, ऐसी इमेज आएगी तो ये डॉग की इमेज है। When show a new image, it can predict whether it is a cat or a dog based on what it learned on the label। तो अगर हम उसे कुछ नई इमेज दिखाएं तो वो प्रिडिक्ट कर पाए कि भाई वो कैट की इमेज है या फिर डॉग की इमेज है। तो वो अपने बेसिस पर डिफरेंशिएट कर पाए चीज़ों को, जो भी चीज़ें हमने अपने मॉडल को सिखाई हैं। सो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ द सुपरवाइज लर्निंग, लेबल डेटा पर काम करता है। नेक्स्ट इज योर अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है, हमारी एक ऐसी मशीन लर्निंग लैंग्वेज है जो कि अनलेबल डेटा पर काम करती है। तो इसका गोल क्या है, हिडन पैटर्न्स को फाइंड करना। हमें करेक्ट आंसर नहीं पता होता, सुपरवाइज में हमें करेक्ट आंसर एडवांस में पता होता है, लेकिन यहाँ पर हमें एडवांस में कुछ भी आंसर नहीं पता होता। सो हेयर वी हैव द अनलेबल्ड डेटा, द मॉडल वर्क्स विद द डेटा दैट हैज नो लेबल्ड आउटपुट। तो एक ऐसे डेटा के साथ मॉडल हमारा काम करता है जिसका हमें आउटपुट नहीं पता है। तो हम पैटर्न्स फाइंड करते हैं, द एल्गोरिथम ट्राइज टू ग्रुप, क्लस्टर और ऑर्गेनाइज द डेटा बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस विद इन द डेटा इटसेल्फ। तो एल्गोरिथम कैसे काम करता है, अपने आप को ग्रुप करता है, क्लस्टर करता है, ऑर्गेनाइज करता है बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज और डिफरेंस विद इन द डेटा इटसेल्फ। तो क्या क्या सिमिलैरिटीज है डेटा के बेसिस पर, उसी बेसिस पर वो क्लस्टरिंग करता है और उसी बेसिस पर एक आउटपुट हमें निकाल के देता है। तो इसका गोल क्या है, जो भी हिडन पैटर्न है उसे फाइंड करना। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, इफ यू हैव अ डेटा सेट ऑफ कस्टम बिहेवियर विद नो लेबल, द मॉडल कैन ग्रुप कस्टमर्स विद सिमिलर परचेजिंग हैबिट्स। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा कस्टमर का बिहेवियर के बेसिस पर कोई डेटा सेट नहीं है, तो मॉडल अपने आप कस्टमर की परचेजिंग रेट पर, मतलब जो जो कस्टमर खरीदता है उसकी हैबिट्स के बेसिस पर उस डेटा को कलेक्ट करेगी और उन्हें ग्रुप कर देगी टुगेदर। सो दिस ग्रुपिंग और क्लस्टरिंग कैन हेल्प इन आइडेंटिफाई सेगमेंट्स फॉर मार्केटिंग। तो ये ट्रेंड हमारा मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है।
नेक्स्ट इज़ योर रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज़ अ थर्ड टाइप ऑफ लर्निंग। तो ये क्या है, हमारी एक ऐसी मशीन लर्निंग है जहाँ पे एजेंट डिसीजंस लेता है इंटरैक्ट करके एनवायरनमेंट के साथ। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल अगर हम दें तो हम गेम का एग्जांपल ले सकते हैं। आप लोग टेंपल रन खेलते हैं, सबवे सफ़र खेलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक एनवायरनमेंट होता है, मतलब हम गेम में एंटर करें। अब हमें नहीं पता, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बच्चे के पास उस फ़ोन को पकड़ा दें, उस गेम को ओपन करके दे दें, तो the child doesn't know how to play that game. बट आफ्टर दैट व्हेन ही गेट्स टू नो कि भाई यहाँ पर सामने ट्रेन आती है और ट्रेन आने के बाद यहाँ पर तो प्लेयर की डेथ हो जाती है ट्रेन से स्ट्राइक करने के बाद। तो व्हाट द चाइल्ड हैव लर्न फ्रॉम दिस कि अगर ट्रेन से स्ट्राइक होंगे तो यहाँ पर तो प्लेयर की डेथ हो जाएगी, विल बी आउट फ्रॉम द गेम। और जैसे ही वो खेलता-खेलता आगे पहुँचता है, ही विल गेट टू नो कि भाई यहाँ पर अगर हम जंप करेंगे या फिर जो भी चीज़ें करेंगे हमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे, विल क्लियर दीज़ ऑल द रिक्वायरमेंट्स, या फिर जो भी हमारी अचीवमेंट्स है, अगर हमने ये सब क्लियर करी हमें कीज़ मिलेंगी जिससे हम दूसरी लाइफ़लाइन ले सकते हैं। तो वही बेसिकली कॉन्सेप्ट है हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। एक ऐसी मशीन लर्निंग है जहाँ पर एजेंट लर्न करती है डिसीजंस को बाय इंटरैक्टिंग विद एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करती है। तो एजेंट टेक एक्शंस एंड रिसीव फीडबैक। एजेंट एक्शन परफॉर्म करती है और वहाँ से उसे कुछ फीडबैक मिलता है, या तो रिवॉर्ड्स मिलेंगे या फिर पेनल्टीज मिलेंगी। अभी गेम का ही एग्जाम्पल चल रहा है तो उसे कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर कॉइन्स मिलते हैं, अगर हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें रिवॉर्ड्स मिल रहा है। अगर हम कहीं पर स्ट्राइक हो जाते हैं तो हमारी पेनल्टी लग जाती है, हम गेम से आउट हो जाते हैं। तो हम सीखते हैं कि भाई हमें यहाँ पर स्ट्राइक नहीं होना है, विल बी आउट फ्रॉम द गेम। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब यहाँ पर आता है हमारा एजेंट एंड एनवायरनमेंट। तो एजेंट क्या है, द एजेंट इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट बाय टेकिंग एक्शंस। जो एजेंट है वो हमारा इंटरेक्ट करेगा एनवायरनमेंट के साथ, कुछ एक्शंस लेगा और एनवायरनमेंट उसे रिस्पॉन्ड करेगा अपने फीडबैक के साथ। नाउ रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज। तो रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज में क्या है कि जो एजेंट है वो हमारा रिवॉर्ड लेगा अच्छे एक्शंस के साथ, अगर बैड एक्शंस होंगे तो उसमें पेनल्टी लगेगी। ट्राई एंड एरर मतलब जो एजेंट है वो हमारा ट्राई कर करके सीखता सीखता आगे अपने मॉडल को बहुत अच्छा बनाएगा। तो गोल क्या है, द एजेंट एम्स टू फाइंड द बेस्ट स्ट्रैटेजी और पॉलिसी दैट मैक्सिमाइज द क्यूमुलेटिव रिवार्ड्स ओवर टाइम। तो इसका बेसिक गोल यही है कि एजेंट एक बेस्ट स्ट्रैटेजी या फिर पॉलिसी फाइंड कर ले जिससे कि वो एक अच्छा रिवॉर्ड बना पाए एक टाइम पीरियड के अंदर। अभी हमने देखी लर्निंग्स हमारी 3 तरह की होती हैं। अब इन 3 तरीके के अंदर भी हमारे पास फर्दर कुछ क्लासिफिकेशन है। तो अगर आप सुपरवाइज़ लर्निंग का हमने क्या देखा था, लेबल डेटा पर काम करता है। तो एक बार इसे डायग्राम की हेल्प से भी समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लेबल्स हैं और हमने इसमें बता दिया कि भाई ये वाली शेप हेक्सागन है, ये वाली शेप ट्रायंगल है, ये वाली शेप स्क्वायर है। अब मॉडल यहाँ पर ट्रेन हो गया कि मतलब मॉडल को पता चल गया ये शेप हेक्सागन है, ये शेप स्क्वायर है, ये शेप हमारी ट्रायंगल है। आफ्टर दैट अगर हमने उसे डेटा कुछ टेस्ट करने के लिए दिया कि भाई ये वाला डेटा बताओ और ये वाला डेटा बताओ, तो वो अपनी प्रेडिक्शन लगाएगा और हमें बता देगा कि ये स्क्वायर है और ये ट्रायंगल है। ऑलरेडी हमने डेटा लेबल कर रखा था, मतलब बता रखा था। तो बेसिकली उसने टेस्ट करके बताया हमें। सुपरवाइज लर्निंग अब हमारी 2 तरह की होती है। पहली होती है हमारी पास रिग्रेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन। तो रिग्रेशन हम किस लिए यूज़ करते हैं, 2 चीज़ों के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए, मतलब इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली रिग्रेशन हमारा यूज़ होता है प्रेडिक्शंस में। सो इट इज़ यूज्ड इन प्रेडिक्शन एंड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, जैसे कि हमारा वेदर फोरकास्टिंग हो गया, मार्केट का ट्रेंड हो गया। एल्गोरिदम हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, लीनियर रिग्रेशन, रिग्रेशन ट्री या फिर नॉन लीनियर रिग्रेशन। नेक्स्ट इज योर क्लासिफिकेशन। दूसरा टाइप इसका आता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम हम यूज़ करते हैं जब हमें व्हेन द आउटपुट वेरिएबल इज कैटेगरियल, मतलब आउटपुट का जो वेरिएबल है वो कैटेगरियल है। मतलब हम क्लासीफाई करेंगे यहाँ पर डेटा को, तो उससे पता चल रहा है कैटेगरी होगी हमारी कुछ ना कुछ। तो मतलब हमें बताना है या तो येस और नो की फॉर्मेट में है या फिर हमारा जेंडर के बेसिस पर है, जैसे कि मेल फीमेल हमारे को बताना है, उस बेसिस पर हमें क्लिक करना है। सो एल्गोरिदम जो यूज़ होती है हमारी क्लासिफिकेशन में आर डिसीजन ट्री एल्गोरिदम, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और सपोर्ट वेक्टर मशीन। नेक्स्ट इज योर अनसुपरवाइज लर्निंग पढ़ा था दूसरा हमने। अनसुपरवाइज लर्निंग के भी कुछ मेथड्स होते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास आता है क्लस्टरिंग और एसोसिएशन। तो एसोसिएशन क्या है, हमारी एक अनसुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है जो कि रिलेशनशिप फाइंड करती है बड़े बड़े डेटा सेट्स के बीच में। एग्जाम्पल, पीपल दैट बाय अ न्यू होम मोस्ट लाइकली टू बाय न्यू फर्नीचर। तो मतलब एक अच्छा सा एग्जाम्पल अगर हम देखें कि
अगर जो लोग नए-नए घर खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है, बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीदें होती हैं कि वो नया फर्नीचर भी लगाएँगे। सो अगर हम डायग्राम से इसे रिप्रेज़ेंट करना चाहें तो वी हैव सम सॉर्ट ऑफ इनपुट, यहाँ पर मॉडल बना हमारा और सिमिलर डेटा पॉइंट्स को एक साथ यहाँ पर इसने ले आया एक साथ। सो क्लस्टरिंग हम फर्दर पढ़ेंगे डिटेल में, सो आई हैवंट मेंशन्ड क्लस्टरिंग क्योंकि उसका पूरा डिटेल्ड वर्जन इस चैप्टर में है, क्योंकि इट इज़ द पार्ट ऑफ द सिलेबस। सो अब हमें डिज़ाइन कैसे करना है, एक लर्निंग सिस्टम को अगर हमें डिज़ाइन करना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम समझेंगे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम समझ ली हमने, अब प्रॉब्लम समझने के बाद हम क्या करेंगे, उस डेटा को कलेक्ट करेंगे। मतलब अब हमें पता चल गई क्या प्रॉब्लम है तो उसका रिलेवेंट डेटा हम ढूँढेंगे, सोर्सेज़ ढूँढेंगे कहाँ से हम उस डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, कौन-कौन सी सोर्सेज़ हैं। आफ्टर दैट विल प्रिपेयर एंड प्री प्रोसेस द डेटा। मतलब जो भी हमने यहाँ पे डेटा कलेक्ट करा है उस सबको प्री प्रोसेस करेंगे, उस सबको एक बार जाँचेंगे, उस सबको प्रिपेयर करेंगे ताकि कैसे हमारा मॉडल बन सकता है, कैसे हम लर्न कर सकते हैं। अगर कोई मिसिंग वैल्यूज़ है तो हम उसे हैंडल करेंगे, कैटेगरियल है, किस टाइप का डेटा है, न्यूमेरिक डेटा है, कैटेगरियल डेटा है, उसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर दैट विल चूज़ द लर्निंग एल्गोरिथम। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा एल्गोरिथम हमें लगाना है। तो इट विल बी डिपेंडेंट ऑन अवर प्रॉब्लम कि अगर प्रॉब्लम हमारी सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड रीइंफोर्समेंट है तो उस बेसिस पर हम अपने काफ़ी सारे एल्गोरिथम्स को लगाएंगे। लाइक लीनियर रिग्रेशन हमारा यूज़ होएगा प्रेडिक्शन के बेसिस पर, लॉजिस्टिक हम यूज़ करेंगे या फिर डिसीजन क्लासिफिकेशन में यूज़ करेंगे, न्यूरल नेटवर्क हम यूज़ करेंगे कॉम्प्लेक्स, या फिर अगर हमारे पास हाई डायमेंशनल डेटा आ गया, क्लस्टरिंग हम यूज़ करेंगे अनसुपरवाइज्ड ग्रुपिंग के लिए। अब जैसे ही हमने यहाँ पर एल्गोरिथम लगा दी, अपनी एल्गोरिथम लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अपने मॉडल को ट्रेन करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही हमारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा हम अपने मॉडल को इवैल्यूएट करेंगे, हम उसमें टेस्ट करेंगे कि जो भी हमने चीज़ें डाली हैं क्या वो सही से काम कर रहा है, उसमें कोई ओवर फिटिंग तो नहीं है, अंडर फिटिंग तो नहीं है, इज इट वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। सो आफ्टर टेस्टिंग इट वी हैव ट्यून हाइपर पैरामीटर्स। मतलब हम एडजस्ट करेंगे अपने लर्निंग रेट्स को, उसकी डेप्थ को देखेंगे, उसका ग्रिड को सर्च करेंगे, आफ्टर दैट डिप्लॉय कर देंगे उस सिस्टम को। मतलब अब हमारा मॉडल बिल्कुल तैयार है, हम उस मॉडल को रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय कर सकते हैं। अब हमारा जो भी बाकी के यूज़र्स हैं वो उसे यूज़ कर सकते हैं। अब एक बार हमारा मॉडल बन गया है तो इट नीड्स अपडेशन, इट नीड्स मेंटेनेंस, तो हम अपने मॉडल को बार बार मेंटेन करके रखेंगे, उसमें जितनी भी नेसेसरी अपडेशंस हैं हम उसमें डालते रहेंगे। सो नाउ इंट्रोडक्शन टू द मशीन लर्निंग अप्रोचेस। अब हम कुछ मशीन लर्निंग अप्रोचेस देखते हैं। पहली अप्रोच हमारे पास आती है एएनएन। तो एएनएन क्या है, हमारे पास एक बहुत ज़्यादा कोर अप्रोच है जो कि हमारे ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है, इसे हम न्यूरल नेटवर्क भी बोलते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूरल नेटवर्क। ये हमारा मॉडल कंसिस्ट ऑफ द मल्टीपल इंटरकनेक्टेड नोड्स। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी नोड्स होती हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। मतलब इस फॉर्मेट में नोड्स हमारी बहुत सारी आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं और हर एक नोड एक दूसरे को कुछ ना कुछ डेटा शेयर कर रही होती है। तो बेसिकली एएनएन हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जैसे कि हमें कुछ इट इज़ यूज्ड इन इमेज एंड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, नेचुरल प्रोसेसिंग रिकॉग्नाइजेशन, पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने हैं। तो दीज आर डिजाइन टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही बनाई गई है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ द इंटरकनेक्टेड नोड्स। इंटरकनेक्टेड नोड्स से बनी हुई है। हर एक लेयर में इनपुट न्यूरॉन होता है, हिडन लेयर होती है, आउटपुट लेयर होती है। तो इनपुट लेयर क्या करती है, हमारे डेटा को रिसीव करती है, हिडन लेयर हमारे डेटा को प्रोसेस करती है और आउटपुट लेयर हमें एक डिजायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड करके देती है। नेक्स्ट आर योर न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन क्या है, हर एक न्यूरॉन में हम इनपुट मतलब अब जो भी हमारे इनपुट लेयर है, हमारी हर एक न्यूरॉन में एक इनपुट रिसीव हुआ है। मतलब ईच न्यूरॉन रिसीव इनपुट, फिर वो क्या करेगा, उसे प्रोसेस करेगा और अप्लाई करेगा इसमें कुछ एक्टिवेशन फंक्शन ताकि हम आउटपुट प्रोड्यूस कर पाए। नेक्स्ट इज योर लर्निंग प्रोसेस। अब लर्निंग प्रोसेस क्या है, इसका लर्निंग प्रोसेस ये है कि ये काम करता है बैक प्रोपेगेशन पे। अब इसे मैं समझाती हूँ आपको कैसे काम करता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक एएनएन का मॉडल है। मतलब यहाँ पर हमारे पास है इनपुट, यहाँ पर है हमारे पास हिडन लेयर और यहाँ पर है हमारे पास आउटपुट लेयर। ठीक है, तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, सब आपस में ये जो भी है हमारे इंटरकनेक्टेड है सारी लेयर्स। तो डेटा हमारे पास बेसिकली यहाँ पर है। अब यहाँ से कुछ डेटा हमारा हिडन लेयर में जाता है,
तो हिडन लेयर में डेटा गया तो यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग होगी, यहाँ पर हम एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं, डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं और एक्टिवेशन फंक्शन लगाने के पास जो भी हमारे पास आता है वो हम डायरेक्ट आउटपुट में भेज देते हैं और हमारे को कुछ आउटपुट मिलता है। तो उसका बेसिक लर्निंग प्रोसेस क्या है, ये बेसिकली काम कैसे करता है, तो ये काम हमारा ऐसे करता है कि अगर हमारे पास एक आउटपुट होता है कि मतलब हमें एक आउटपुट चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें आउटपुट चाहिए 5 और हमने अपना ये पूरा प्रोसेस करा, हमें मिल रहा है 4, तो हमारे डिजायर्ड आउटपुट तो मैच नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे बैक प्रोपगेशन। तो बैक प्रोपगेशन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हमारा आउटपुट है तो इसका मतलब आंसर हमारा 5 आना चाहिए था लेकिन आया 4, तो मतलब पीछे वाली वैल्यूज में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हम बैक प्रोपगेशन टेक्निक से क्या करेंगे, आउटपुट लेयर से वापस हिडन लेयर के पास जाएंगे, हिडन लेयर का वेट एडजस्ट करेंगे, फिर हिडन लेयर से वापस इनपुट लेयर पर जाएंगे, इनपुट लेयर का वेट एडजस्ट करेंगे, जो भी चीज़ें थी उन्हें सही करेंगे। आफ्टर दैट फिर से सेम प्रोसेस होगा, इनपुट लेयर फिर से स्टार्टिंग से उस डेटा को प्रोसेस करेगा, हिडन लेयर में जाएगा, हिडन लेयर के बाद वो आउटपुट प्रोड्यूस करके हमें दे देगा। सो दिस इज द होल योर लर्निंग प्रोसेस ऑफ ANN। नेक्स्ट इज योर एक्टिवेशन फंक्शन। अब एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, जो हम यूज करते हैं अपने हिडन लेयर्स और इनपुट लेयर्स में ताकि हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएं। तो बहुत सारे हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सिग्मॉइड हो गया, रीलू फंक्शन हो गया, या फिर हमारा सॉफ्टमैक्स हो गया। तो अलग अलग टाइप ऑफ डेटा के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। सिग्मॉइड हम यूज करते हैं अगर हमें कोई डेटा हमारे 0 या 1 के बीच में रेंज कर रहा है। रीलू हम यूज करते हैं, रीलू इज योर रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, कि अगर आउटपुट द इनपुट डायरेक्टली इफ पॉजिटिव अदरवाइज आउटपुट 0, तो मतलब रीलू हम यूज करेंगे अगर आउट इनपुट हमारा आ रहा है तो उसे दे दो, अगर पॉजिटिव है तो हमें प्रोवाइड हो जाए, वरना अगर आउटपुट नेगेटिव आ रहा है तो उसे डायरेक्ट 0 कर दो। नेक्स्ट वी यूज इज दूसरा, अगर हम कोई एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं तो हम सॉफ्टमैक्स का यूज करते हैं, जो कि आउटपुट लेयर में बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्लासिफिकेशन टास्क में हम इसे यूज करते हैं। सो नाउ यार इनपुट लेयर। अब इनपुट लेयर क्या है, बेसिक पर्पस क्या है हमारा इनपुट लेयर का, तो पहली बात तो ये हमारी एक पहली लेयर है, पहली लेयर है हमारी नेटवर्क की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर योर डेटा को रिसीव करने के लिए। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो हर एक न्यूरॉन जो भी है, हमारी जितनी भी न्यूरॉन है हमारी, वो सारी की सारी इनपुट लेयर को रिप्रेजेंट करती हैं। हर एक एट्रीब्यूट हमारा इनपुट लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर हम किसी इमेज के पास काम कर रहे हैं तो उसमें जितने भी पिक्सल्स हैं वो सारे के सारे हमारे न्यूरॉन्स हैं, वो सारे के सारे हमारे इनपुट हैं। तो जो भी हमारा डेटा है बेसिकली वो सारा हमारा इनपुट है। तो डेटा फ्लो क्या है कि इनपुट लेयर अपनी डेटा को पास करती है हिडन लेयर में फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब इनपुट लेयर के बाद हमारे पास आती है हिडन लेयर। तो हिडन लेयर का काम क्या है बेसिकली हमारा, इसका पर्पस यही है कि यहाँ पर जितनी भी हमारी मेन कंप्यूटेशन है, मतलब इनपुट लेयर से सारा डेटा हमारे पास हिडन लेयर में आ गया, तो जितनी भी हमारी मेन कंप्यूटेशन है वो सारी की सारी हिडन लेयर में होगी। उसका स्ट्रक्चर क्या है, दैट देयर कैन बी वन और मोर हिडन लेयर, एक या एक से ज़्यादा हिडन लेयर भी हो सकती हैं, क्योंकि अगर डेटा हमारा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उस बेसिस पर हमारी हिडन लेयर डिस्क्राइब्ड होती हैं। आफ्टर दैट हम उसमें लगाते हैं कुछ एक्टिवेशन फंक्शन ताकि हम अपना आउटपुट निकाल पाए। उसके बाद इसका डेटा फ्लो क्या है कि जो भी हमारा डिज़ायर्ड, मतलब जितनी भी चीज़ें हमने प्रोसेस करी हैं, जितना भी हम आउटपुट निकाल पाए हैं, जितनी भी हम अपनी प्रॉब्लम को समझ पाए हैं, अब उस फर्दर उसे हम भेजते हैं अपनी आउटपुट लेयर में। तो जो भी हमारा डेटा हमने यहाँ पर टैंगल करा है हम उसे भेजेंगे आउटपुट लेयर में। नेक्स्ट इज योर आउटपुट लेयर। इसका पर्पस क्या होता है, फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस करना, जो भी हमारा फाइनल आउटपुट है या फिर फाइनल प्रेडिक्शन है उसे प्रोड्यूस करना, उसे शो करना। तो इसका स्ट्रक्चर यही है, जितनी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होंगी सबके लिए कुछ ना कुछ आउटपुट डिजायर्ड होगा। तो इट इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन योर टाइप ऑफ डेटा कि किस टाइप का डेटा है, वो क्लासिफिकेशन टास्क है, रिग्रेशन टास्क है, जिस भी तरीके का टास्क है उस बेसिस पर हमारा आउटपुट प्रोड्यूस होकर आता है। तो ये जो आउटपुट है ये हमारा टोटली डिपेंडेंट होता है एक्टिवेशन फंक्शन के ऊपर, क्योंकि एक्टिवेशन फंक्शन हम उसी के बेसिस पर लगाते हैं जिस टाइप का डेटा हमें चाहिए। तो सिग्मॉइड अगर हमने लगाया होगा तो बाइनरी क्लासिफिकेशन हमें आउटपुट मिलेगा। सॉफ्टमैक्स अगर हमने लगाया होगा तो हम मल्टी क्लासिफिकेशन का आउटपुट हमें मिला होगा। सो व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, इमेज और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में इट इज़ वेरी यूजफुल, नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, मेडिकल डायग्नोसिस में, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में,
ऑटोनॉमस सिस्टम में बहुत यूज़ करते हैं हम इसे। नेक्स्ट इज़ यार क्लस्टरिंग। अब क्लस्टरिंग का मतलब क्या है कि जो भी सिमिलर डेटा है हम उस सबको एक साथ ग्रुप करते हैं। मतलब जो भी हमारा डेटा है उस सबको, जो भी हमारा डेटा एक साथ मैच कर रहा है, उस सारे डेटा को हम एक साथ क्लस्टर बना दें, मतलब सिमिलर डेटा को एक साथ हम लेबल अप कर दें। एग्जाम्पल, यू हैव अ डेटा ऑफ अ कस्टमर परचेज बिहेवियर, क्लस्टरिंग कैन ग्रुप्स कस्टमर विद सिमिलर बाइंग पैटर्न्स। तो हमारे पास एक डेटा सेट है कस्टमर का, तो क्लस्टरिंग क्या करेगी, जो भी हमारे कस्टमर्स हैं जिनका सिमिलर बाइंग पैटर्न्स है तो उन सबको क्लस्टर बना देगी, और ताकि हम इजीली विजुलाइज कर पाएँ कि भाई किस टाइप का यूज़र किस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा खरीदता है। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग क्या है, पहली टाइप ऑफ क्लस्टरिंग है हमारे पास के मीन क्लस्टरिंग। तो ये हमारी बहुत ही पॉपुलर क्लस्टरिंग है, जो कि क्या करती है, सिमिलर डेटा पॉइंट्स को अपने पास लेकर आती है और क्लस्टर बनाती रहती है। तो हमारे पास के मीन दो तरह की होती है, पहली हमारी होती है बैच के क्लस्टरिंग एंड सेकंड वी हैव ऑनलाइन के क्लस्टरिंग। तो बैच की क्लस्टरिंग में हम क्या करते हैं, हम एक के डिसाइड करते हैं, मतलब एक के नोड हमने डिसाइड करी, उसके बाद हम एक सेंट्रॉइड इनिशियलाइज कर देंगे, मतलब हमने एक के इनिशियलाइज कर दिया कि ये के है, उसका सेंट्रॉइड ढूंढेंगे, मतलब उसका सेंट्रॉइड जैसे ही हमने ढूंढा तो हमने डेटा पॉइंट्स असाइन कर दिया। अब जितने भी उसके नियर डेटा पॉइंट्स हैं, जितने भी नियर डेटा पॉइंट्स हैं उन सबको एक साथ मीन निकालेंगे, मीन निकालने के बाद उस सबको कर देंगे हम एक साथ क्लस्टर बना देंगे। तो दिस इज द टेक्निक ऑफ के मीन बैच के मीन क्लस्टरिंग। और जैसे ही हमारे पास कोई नया क्लस्टर आएगा, एक क्लस्टर बन जाएगा, तो हम फिर से उसके सेंट्रॉइड को अपडेट करेंगे और इन बाकी स्टेप्स को, अबव स्टेप्स को रिपीट करते रहेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज ऑनलाइन के मीन। अभी जो हमने पढ़ा बैच के मीन, इट इज एग्जैक्टली सेम एज दैट। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, के को इनिशलाइज करेंगे, इसे हम इंक्रीमेंट के मीन भी बोलते हैं, तो थोड़ा सा एडवांस वर्जन है ये हमारा। बैच के मीन का छोटा सा डिफरेंस है कि वहाँ पर हम सेंट्रॉइज को अपडेट कर रहे थे जब हमारे पास एक नया क्लस्टर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर हर एक डेटा पॉइंट के लिए हम सेंट्रॉइड को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, पहले के को चूज़ करेंगे, के को चूज़ करने के बाद एक सेंट्रॉइड को इनिशियलाइज कर देंगे, सेंट्रॉइड को इनिशियलाइज करने के बाद हम आसपास के डेटा सेट्स को देखेंगे। अब वहाँ पर तो हम सेंट्रॉइड को अपडेट कर रहे थे फॉर ईच क्लस्टर, लेकिन यहाँ पर हम सेंट्रॉइड को अपडेट करेंगे फॉर ईच डेटा पॉइंट। और जैसे ही हमारा ये सारे स्टेप्स है ऊपर के, वो सारे के सारे रिपीट होते रहेंगे जब तक हमारा सारा डेटा खत्म नहीं हो जाता, मतलब सारे डेटा एक साथ हम प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। अब के मीन क्लस्टरिंग हो गया। दूसरा टाइप ऑफ क्लस्टरिंग हमारे पास आता है हिरारिकल क्लस्टरिंग। तो हिरारिकल क्लस्टरिंग का बेसिक फंडा यही है कि हमारे जो डेटा पॉइंट्स है, जितना भी हमारे पास डेटा है, उसे एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में हम डाल के ऑर्गेनाइज कर पाए, मतलब जो भी हमारे डेटा है उसे एक ट्री की फॉर्मेट में हम दिखा दें, एक हिरारिकी बना दें उसकी, ताकि वो इजीली हम समझ पाए, उसमें लेवलिंग अप इजीली हो पाए, हम समझ पाए किस लेवल पर डेटा बिलोंग करता है, क्या चीज़ें हैं, किस किस चीज़ों में क्या सिमिलैरिटीज़ है, रिलेशनशिप समझ पाए हम जितना भी हमारे डेटा है उसकी। तो इसके दो टाइप होते हैं, एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग और दूसरा होता है हमारे पास डिवीजन क्लस्टरिंग। तो एग्लोमेरेटिव क्या होता है, हमारा एक बॉटम अप अप्रोच है। तो बॉटम अप अप्रोच में बेसिकली हम क्या करते हैं, इसे समझते हैं डायग्राम से। तो मान लो हमारे पास कुछ 6 डेटा सेट्स थे, तो हमने क्या करा, मतलब क्लस्टर्स बनाएंगे, हम क्या देखेंगे, सिमिलैरिटीज देखेंगे। तो हमने देखा कि भाई P2 और P3 में सिमिलैरिटी मिल गई, हमने बना दिया इनका क्लस्टर। फिर P5 और P6 में सिमिलैरिटी मिल गई, हमने इसका क्लस्टर बना दिया। उसके बाद हम फिर से आगे प्रोसेसिंग पे गए, हमने देखा अब P4 और P4 P5 और P6 का जो क्लस्टर था उसकी सिमिलैरिटी हो गई P4 के साथ, अब इसका एक क्लस्टर बन गया। अभी ये जो एक क्लस्टर बना था हमारा, वो इससे मैच कर रहा है तो इसका एक क्लस्टर बन गया। आफ्टर दैट ये सारा हमारा एक क्लस्टर बन जाएगा। तो बेसिकली ये हमारा बॉटम अप अप्रोच है, नीचे से काम करता है, मतलब 2 सेट्स का क्लस्टर बनाया, 2 सेट्स का क्लस्टर बनाया, फिर उनका जो डिजायर्ड आउटपुट है उनका एक क्लस्टर बनाया, फिर उनका एक क्लस्टर बनाया। तो दिस इज अ बॉटम अप टेक्निक। दूसरा आता है हमारे पास डिवीजन क्लस्टरिंग। डिवीजन क्लस्टरिंग क्या है, हमारी एक टॉप डाउन अप्रोच है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई हमारे पास एक बड़ा क्लस्टर है तो हम उसके छोटे छोटे क्लस्टर्स बनाते हैं, मतलब छोटे छोटे डेटा सेट्स के पास आते हैं, हम देखते हैं अच्छा नीचे इसके डिवीजन ये है, फिर उसके बाद उसमें कितने डिविजन है, उसमें कितने सब डिविजन है। हम जब तक डेटा को स्प्लिट करते हैं, मतलब बेसिकली यहाँ पर डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट है, जो हम डेटा डा में पढ़ते हैं अपने डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड में, जो डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट है कि डेटा को तोड़ते रहो जब तक वो सिंगल यूनिट में ना आ जाए। तो यहाँ पर हम क्लस्टर्स को तोड़ते रहते हैं जब तक वो अपना खुद का एक सिंगल क्लस्टर ना बन पाए, तब तक वो अपना खुद का एक सिंगल क्लस्टर नहीं बना लेता। तो बॉटम अप का एग्जाम्पल है हमारे पास कि
यहाँ पर हमने देखा कि एक एनिमल करके क्लस्टर था, हमने उसे देखा, फर्दर एनालिसिस करी, हमने देखा कि वो डिवाइडेड है, उसके अंदर वर्टिब्रेट्स है और एक है मोर देन 3 लेग्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर हमने देखा बर्ड्स का क्लस्टर था, मैमल्स का क्लस्टर था। यहाँ पर हमने देखा स्पाइडर और स्कॉर्पियो का क्लस्टर था। फिर बर्ड्स के अंदर भी हमने देखा ईगल और पीकॉक का क्लस्टर था। मैमल के अंदर हमने देखा लायन और बियर का क्लस्टर था। नेक्स्ट इज योर डीबी स्कैन। डीबी स्कैन क्या है? हमारा डेंसिटी बेस्ड स्पैटियल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है। तो ये एल्गोरिथम क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है क्लस्टर्स को डेंसिटी के बेसिस पर, मतलब एक एरिया में कितनी डेंसिटी है उस बेसिस पर ये हमारा क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करेगा। तो डीबी स्कैन का एल्गोरिथम क्या है? पहले हम पैरामीटर्स को देखेंगे, तो पहले ये पैरामीटर को चूज करता है। तो दो तरीके के हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, मिनिमम नंबर्स और एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड इन अ सेम नेबरिंग, कि कितना हमें डिस्टेंस देखना है, दो पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस हमें कंसीडर करना है। नेक्स्ट इज योर मिनिमम पॉइंट्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू द डेंस रीजन, मतलब क्लस्टर बनाने के लिए हमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो पहले हमें पैरामीटर्स को डिफाइन करना है। आफ्टर दैट हमें क्या करना है? लेबल करना है पॉइंट्स को। तो स्टार्ट विद अनविजिटेड पॉइंट। तो हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे एक अनविजिटेड पॉइंट से, और उसकी हेल्प से हम सारे डेटा सेट्स को रिट्रीव करेंगे। मतलब उस एक डेटा सेट पे गए, फिर दूसरे डेटा सेट पे जाएंगे, तो सारे डेटा सेट्स को रिट्रीव करेंगे। आफ्टर दैट हम सबकी डेंसिटी चेक करेंगे। If the number of points in the neighbor is greater than or equal to the minimum point, अगर जो number of अगर जो हमारे points है neighbor में वो greater than या फिर equal है minimum points के, तो हम mark कर देंगे उसे एक core point और इसका एक नया cluster बना देंगे। अगर उसमें कुछ fewer points हैं तो हम उसे एक noise जो भी अगर उसमें कुछ छोटे-छोटे fewer points आ रहे हैं तो हम उसे एक noise का नाम दे देंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे? डेंसिटी चेक करने के बाद हम एक्सपेंड करेंगे अपने क्लस्टर को। फॉर ईच कोर पॉइंट इन द क्लस्टर रिट्रीव इट्स नेबर एंड रिपीट द प्रोसेस। तो हर एक कोर पॉइंट के लिए क्लस्टर्स में हम क्या करेंगे? नेबर्स को रिट्रीव करेंगे और रिपीट करेंगे अबव प्रोसेसेस को, जो भी हमारे ऊपर के प्रोसेसेस थे। इफ एनी नेबर इज अबाउट इज ऑल्सो अ केयर पॉइंट, अगर कोई नेबर जो है वो हमारा केयर पॉइंट है तो हम उसे क्लस्टर में ऐड कर देंगे और अपने क्लस्टर को एक्सपैंड कर देंगे और चेक करेंगे उसके नेबर्स को। सिमिलर वे में हम इन ऊपर के पॉइंट्स को बार बार चेक करेंगे और इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे। सो ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू रहेगा जब तक हम सारे पॉइंट्स का क्लस्टर नहीं बना देते हैं। सो नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लस्टरिंग एंड क्लासिफिकेशन। तो क्लस्टरिंग जो है वो हमारे एक अनसुपरवाइज लर्निंग है, क्लासिफिकेशन हमारा सुपरवाइज लर्निंग है। क्लस्टरिंग का गोल है, द गोल इज टू क्लस्टर सिमिलर डेटा को क्लस्टर करना। क्लासिफिकेशन का गोल इज टू असाइन डेटा पॉइंट्स टू प्री डिफाइंड कैटेगरीज, मतलब जो भी हमारी कैटेगरीज है उन कैटेगरीज में डेटा को असाइन कर देना। यहाँ पर सिर्फ इनपुट फीचर होता है, यहाँ पर इनपुट फीचर और टारगेट लेबल होता है। एग्जाम्पल क्लस्टरिंग का है हमारे पास के मीन, और क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है डिसीजन ट्री। तो अभी हमने सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग को काफ़ी डिटेल में देखा, उनके टाइप्स देखे, उनके टाइप्स के अंदर भी हम काफ़ी डिटेल में गए। तो तीसरा लर्निंग मेथड था हमारे पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मैंने पूरा अच्छे से आपको बताया पीछे कि क्या होता है। ये इन्वायरमेंट के साथ परफॉर्म करता है एक्शंस और वहाँ से ही चीज़ों को सीखता है, उसे रिवॉर्ड लेता है, या तो पॉजिटिव फीडबैक मिलता है या फिर पेनल्टीज लगती हैं। तो यू आर अवेयर ऑफ दीज टर्म्स नाउ। एजेंट क्या होता है? जो कि सीख रहा है। एनवायरनमेंट क्या है? उस जहाँ पर एजेंट हमारा ऑपरेट हो रहा है। नेक्स्ट इज योर एक्शन, कि मतलब जो एजेंट है वो कौन सी चॉइसेस बना रहा है। स्टेट, कि करंट सिचुएशन में हम कहाँ पर है। रिवॉर्ड क्या होता है? हमारा जो फीडबैक हमें मिल रहा है एनवायरनमेंट से जब एजेंट जो है हमारा कुछ एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। सो नेक्स्ट पॉलिसी क्या होती है? हमारी स्ट्रैटेजी है जो कि एजेंट फॉलो करता है अपने एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। वैल्यू फंक्शन क्या है? ये मेजर करता है हमारा लॉन्ग टर्म रिजल्ट को, कि हमारा लॉन्ग टर्म रिजल्ट रिवॉर्ड क्या होने वाला है अगर हम एक ही स्टेट पर रहे। तो ये हमें बेसिकली हेल्प करता है ताकि हम बता पाएँ अच्छे से, हम अपनी स्टेट को मेंटेन कर पाएँ, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आएँ। तो ये जो हमारा एजेंट है वो लर्न करता है ट्रायल और एरर से, मतलब एक्शंस को परफॉर्म करता रहेगा, रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे और मॉडल हमारा अच्छे से काम करता रहेगा। तो अब हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो पहला टाइप हमारे पास है मॉडल बेस्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो यहाँ पर क्या होता है? द एजेंट मेड मॉडल ऑफ एन एनवायरनमेंट एंड यूजेस इट टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ एक्शंस। इट लर्न्स अ पॉलिसी। तो यहाँ पर क्या कर एजेंट जो होता है वो हमारा एक मॉडल बना लेता है और वहाँ से
पॉलिसी बना लेता है, मतलब एक मॉडल बनाया, मॉडल में एक पॉलिसी बना ली उसने कि भाई ये वाला अगर हमने एक्शन परफॉर्म करा तो हमारे को फ़ायदा होने वाला है। एग्जाम्पल चेस प्लेइंग एल्गोरिदम, जहाँ पर एजेंट को अपना फ्यूचर मूव बताना होता है ताकि वो अपने डिसीजन को इम्प्रूव कर पाए। नेक्स्ट इज योर मॉडल फ्री रीइंफोर्समेंट लर्निंग। मॉडल फ्री रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है कि द एजेंट डज नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मॉडल एनवायरनमेंट बट लर्न्स फ्रॉम द एक्शंस एंड रिवॉर्ड। तो मतलब यहाँ पर कोई मॉडल नहीं बनाता है एजेंट हमारा, हमारी जितने भी रिवॉर्ड्स हमें मिलते हैं उससे ही एक्शंस को परफॉर्म करता है, और फिर जो भी हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं उसके बेसिस पर हमारा एजेंट है वो सीखता है चीज़ों को। तो इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वैल्यू बेस्ड एंड पॉलिसी बेस्ड। तो वैल्यू बेस्ड क्या है हमारा, द एजेंट लर्न्स अ वैल्यू फंक्शन दैट एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड ऑफ बीइंग। तो एजेंट क्या करता है हमारा, एक वैल्यू फंक्शन यहाँ से गेन कर लेता है जो कि एस्टिमेट करेगा कि भाई इसे इस चाल को चलाने के बाद हमें कुछ रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो क्यू लर्निंग में बेसिकली एक क्यू लर्निंग का एग्जांपल है ये हमारा वैल्यू बेस्ड मेथड क्यू लर्निंग में यूज़ होता है। तो क्यू लर्निंग फॉर इंस्टेंस द एजेंट लर्न्स द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग एन एक्शन इन अ पर्टिकुलर स्टेट बाय अपडेटिंग द क्यू वैल्यू बेस्ड ऑन द रिवॉर्ड्स रिसीव। मतलब अगर पहले उसे कुछ इस एक्शन को परफॉर्म करने पे रिवॉर्ड्स मिला होगा तो वो उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा, क्यू फंक्शन में उस वैल्यू को स्टोर करके रखेगा। तो वैल्यू बेस्ड है, मतलब उसे इस एक्शन की वैल्यू पता है कि अगर मैं इस स्टेट में, अगर एक एनवायरनमेंट में मेरे पास ये एक स्टेट है तो मैं इसमें ये एक्शन परफॉर्म करूंगा, मैंने पहले भी एक्शन परफॉर्म कर रखा है सिमिलर स्टेट में, मेरे को रिवॉर्ड मिला था, तो इट विल गो बाय इट। नेक्स्ट इज योर पॉलिसी बेस्ड मेथड। तो इंस्टेड ऑफ लर्निंग द वैल्यू ऑफ एक्शन द एजेंट डायरेक्टली लर्न्स द ऑप्टिमल पॉलिसी टू डिसाइड द बेस्ट एक्शन। तो इंस्टेड ऑफ, अब वहाँ पे क्या था, वो पास्ट की चीज़ों को देखता है, क्यू वैल्यूज़ को देखता है, तो यहाँ पर क्या करता है हमारा एजेंट जो है वो डायरेक्टली एक ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी बना लेता है कि ताकि वो बेस्ट एक्शंस को परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट इज योर एक्टर क्रिटिक मेथड। एक्टर क्रिटिक मेथड क्या करता है, कंबाइन करता है दोनों वैल्यू बेस्ड और पॉलिसी बेस्ड को, मतलब बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है हमारी वैल्यू बेस्ड और पॉलिसी बेस्ड का। तो ये क्या करता है, अपडेट करता है पॉलिसीज को भी, और वाइल द क्रिटिक इवैल्यूएट एंड देन चूज एक्शन यूजिंग द वैल्यू फंक्शन। अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है तो वो वैल्यू फंक्शन का यूज करके आगे बढ़ जाता है। सो एग्जाम्पल इट इज यूज्ड इन डीप डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी ग्रेडियंट में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। एग्जाम्पल वीडियो गेम का मैंने आपको स्टार्टिंग में जब रीइंफोर्समेंट लर्निंग बताई थी तभी पूरा एग्जाम्पल वीडियो गेम का मैंने सबवे सफ़र लेके समझाया था आपको। सो एप्लीकेशंस क्या है हमारी रीइंफोर्समेंट लर्निंग की, रोबोटिक्स में इट इज़ वेरी मच यूजफुल, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में यूजफुल होता है, हेल्थ केयर में भी यूज दिस, फाइनेंस में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ योर डिसीजन ट्री लर्निंग। अब डिसीजन ट्री लर्निंग क्या है, हमारी एक मशीन लर्निंग टेक्निक है जो कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टास्क में हम यूज़ करते हैं। बेसिकली एक एल्गोरिदम है ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए। तो ये कैसे काम करता है, डेटा सेट्स को छोटे छोटे सबसेट्स में तोड़ देता है। तो इट वर्क बाय ब्रेकिंग डाउन द डेटा सेट्स इनटू स्मॉलर सबसेट्स व्हाइल एट द सेम टाइम इंक्रीमेंटिंग डेवलपिंग एज एसोसिएटेड डिसीजन ट्री। तो ट्री को बनाता रहता है और डेटा सेट्स को छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करता रहता है। तो यहाँ पर जो हमारी रूट नोड होती है वो हमारी एक ऐसी नोड है जिसमें मेन इन्फॉर्मेशन है, और लीफ नोड में हमारा फाइनल डिसीजन आता है। तो ये रूट नोड से लीफ नोड को फॉलो करता है। तो हमारे पास यहाँ पर होती है रूट नोड, जो रूट नोड क्या करती है, हमारे पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर दिया। इंटरनल नोड में हमारे पास क्या होता है, एक टेस्ट कंडीशन होती है, मतलब यहाँ पर हम डिसीजन लेते हैं, हमारे पास एक कंडीशन है उसके बेसिस पर हम डिसीजन लेंगे और फर्दर स्प्लिटिंग्स करेंगे। लीफ नोड क्या है, हमारा फाइनल आउटपुट जो भी आता है वो हमारा लीफ नोड पर आता है। तो फाइनल जो भी हमारा आउटपुट होएगा वो हमारा लीफ नोड पर आ जाएगा। सो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो डिसीजन लर्निंग में अगर हमें क्लासिफाई करना है, मान लो हमारे पास एक केस है कि टेबल टेनिस खेलना चाहिए या नहीं, हमारे पास एक आउटपुट दिया हुआ है कि वेदर हमारे पास सनी है, हॉट है और विंडी वेदर है। तो उस बेसिस पर हम देखेंगे कि हमने कंडीशन दे दी कि भाई अगर गर्म हुआ तो नहीं खेलना, मौसम गर्म हुआ, मौसम थोड़ा माइल्ड है तो आप खेल सकते हो। तो इन बेसिस पर हम प्रेडिक्शंस लगाएंगे। तो डिसीजन ट्री हमारा कैसे काम करता है, यहाँ पर हमारी डिसीजन नोड होती है, डिसीजन नोड मतलब रूट नोड, उसकी फर्दर स्प्लिटिंग्स होती हैं, फर्दर स्प्लिटिंग होती है, फिर उसके मतलब एक वो खुद में एक डिसीजन नोड बन गई है। अब इस बेसिस पर डिसीजन होंगे, फर्दर स्प्लिटिंग्स होंगी, और फर्दर स्प्लिटिंग्स होने के बाद हमारी लीफ नोड आ जाती है। मतलब हमें पता चलता है कि अच्छा इसका आउटपुट क्या है, फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आया है। नेक्स्ट इज योर बाइसन नेटवर्क। बाइसन नेटवर्क क्या है, हमारा एक ग्राफिकल मॉडल है
जो कि रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप्स को। मतलब अगर हमारे पास 2 चीज़ें हैं तो उनके बीच में क्या प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप है, तो हम उससे ग्राफिकल नेटवर्क है हमारा जो रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप को बाय यूजिंग अ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। तो हर एक नोड जो हमारी ग्राफ में रिप्रेजेंट करती है एक वेरिएबल को, एजेस को और हमारी नोड्स को एक कंडीशनल डिपेंडेंसीज़ के बेसिस पर डिपेंड होती है। तो देख लेते हैं नोड्स क्या होता है। हमारा नोड्स रिप्रेजेंट द रैंडम वेरिएबल व्हिच कुड बी एनीथिंग फ्रॉम ऑब्जर्व डेटा और द लेटेंट फैक्टर्स। तो नोड्स जो होती है वो हमारी रैंडम वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमारे कुछ भी हो सकते हैं एक ऑब्जर्व डेटा से। एजेस क्या होता है, ये हमारा इट शोज द डायरेक्शन ऑफ डिपेंडेंसीज बिटवीन द वेरिएबल्स। तो मतलब अगर हमारी ये एक नोड है तो यहाँ पर ये जो है ये हमारी एक एज है। सो इफ दीज आर द नोड्स, मतलब ये हमारे वेरिएबल्स हैं, तो एज हमारा बताएगा कि ये डेटा कौन सा डेटा किस डेटा पे डिपेंडेंट है, इन डेटाज में कितना रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है इन डेटा के बीच में। नेक्स्ट इज योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इट इज अ प्रोबेबिलिटी each node is associated with a probability function that takes as an input the value as a parent node, output a probabilistic variable represented by the node। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, बेसिकली हम एक कंडीशन दे रहे हैं, एक प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए हमने दे दिया कि अगर हमारे पास आउटलुक है, मतलब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा सेट है और हमें एक पर्टिकुलर डेटा सेट के ऊपर कुछ आउटपुट निकालना है, तो हम वहाँ पर कंडीशन मेंशन कर देंगे कि इस डेटा सेट पे हमें निकालना है। सो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा बाइसन नेटवर्क का। तो बाइसन नेटवर्क कुड मॉडल अ मेडिकल डायग्नोसिस, फिर मॉडल रिप्रेजेंट सिम्टम्स एंड डिसीजेस। तो बाइसन मॉडल नेटवर्क मॉडल कर सकता है हमारा मेडिकल डायग्नोसिस, जहाँ पे हमें सिम्टम्स पता चल सकते हैं, डिसीजेस पता चल सकती हैं। तो ये नेटवर्क हमें हेल्प करता है प्रोबेबिलिटी बताने में, डिसीजेस की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कि सिम्टम्स अगर मैच कर रहे होंगे तो इस डिसीज़ को होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, या फिर किस स्टेज पर है हमारा ये जो भी डिसीज़ है। सो यहाँ पर हमारा आता है एक बायस थ्योरम। तो फॉर दैट यू कैन ऑल्सो, आप इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझा सकते हैं। नेक्स्ट इज बायस थ्योरम। हम यहाँ पर जो बायसन नेटवर्किंग करते हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है बायस थ्योरम। मतलब हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल रहे हैं वो बायस थ्योरम के बेसिस पर निकालते हैं। तो इट इज़ अ वे ऑफ फाइंडिंग अ प्रोबेबिलिटी व्हेन वी नो सर्टेन अदर प्रोबेबिलिटीज। तो बेसिकली ये हमारा एक तरीका है प्रोबेबिलिटी निकालने का जब हमें सर्टेन अदर पॉसिबिलिटीज पता होती हैं। सो दिस इज द बायस थ्योरम वेयर दिस इज नोन एज योर, अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है पी ऑफ एक्स बाय वाई की, तो ये प्रोबेबिलिटी को इसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पी वाई बाय एक्स इंटू पी ऑफ एक्स अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। तो यहाँ पर ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बाय एक्स है इसे हम लाइकलीहुड बोलते हैं, पी ऑफ एक्स को हम प्रायर बोलते हैं और पी ऑफ वाई को हम बोलते हैं मार्जिनल। सो नेक्स्ट इज योर सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या है, हमारी एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो कि क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों के लिए ही यूजफुल होती है। तो उसका गोल क्या है, द गोल इज टू फाइंड द ऑप्टिमल बाउंड्री दैट बेस्ट सेपरेट्स द डेटा पॉइंट्स। मतलब दो डेटा पॉइंट्स को इजीली सेपरेट कर पाए, एक ऐसी लाइन हम निकाल पाए जो डेटा सेट्स को इजीली सेपरेट कर पाए। तो हम यहाँ पर इसका कुछ टॉपिक्स हैं या फिर इसके अंदर कुछ की फीचर्स हैं। तो पहला की फीचर हमारे पास आता है हाइपर प्लेन। तो SVM मतलब हमारे जो सपोर्ट वेक्टर मशीन है, ट्राइज टू फाइंड आउट द लाइन ऑन द सरफेस दैट बेस्ट सेपरेट्स द डेटा इनटू डिफरेंट क्लासेस। तो हाइपर प्लेन क्या करता है, एक ऐसी लाइन ढूंढने की कोशिश करता है जो दो डेटा पॉइंट्स को अच्छे से सेपरेट कर पा रहा है। नेक्स्ट इज योर सपोर्ट वेक्टर। सपोर्ट वेक्टर क्या है, दीज आर द डेटा पॉइंट्स दैट आर क्लोज टू हाइपर प्लेन। मतलब ये डेटा पॉइंट्स हैं जिन्हें हम अलग कर रहे हैं, हाइपर प्लेन के पास है, बहुत इंपॉर्टेंट की रोल ये प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज योर मार्जिन्स। अब मार्जिन्स क्या है हमारा, SVM एम्स टू मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन हाइपर प्लेन एंड नियरेस्ट। तो SVM का, हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन का एम ही ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस रख सकें हाइपर प्लेन में और जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स हैं उनके बीच में, ताकि हम इजीली क्लासीफाई कर पाएँ, इजीली डिस्टिंग्विश कर पाएँ दो डेटा पॉइंट्स को। तो SVM का अगर हम एग्जांपल ले तो हमारे पास हमें डिटेक्ट करनी है मेल। तो इफ़ यू वांट टू क्लासीफाई ईमेल एज अ स्पैम और द नॉट स्पैम, तो हमें क्लासीफाई करनी है ईमेल
कि ये स्पैम ईमेल है या फिर नहीं है स्पैम ईमेल। तो एसवीएम क्या करेगा, फाइंड करेगा हाइपरप्लेन दैट बेस्ट सेपरेट्स दीज टू कैटेगरीज। तो हमारी जो सपोर्ट वेक्टर मशीन है वो एक ऐसा हाइपरप्लेन फाइंड करेगा जो कि बता दे कि कैसे दो कैटेगरीज सपोर्ट हो पा रही हैं, सेपरेट हो पा रही हैं, कि कौन सा डेटा हमारा स्पैम है, कौन सी ईमेल्स हमारी स्पैम नहीं है। सो यहाँ पर हम कर्नल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो ये क्या है, हमारा हाइपर प्लेन है, मतलब एक ऐसी लाइन हम बना रहे हैं जो दो डेटा पॉइंट्स को अलग अलग कर रही है। अब सपोर्ट वेक्टर्स क्या है, हमारे जो भी हमारी ये डेटा पॉइंट्स हैं इसे हम बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर्स। अब मार्जिन क्या है हमारा, मतलब मैक्सिमम मार्जिन दोनों डेटा पॉइंट्स के बीच में जिन्हें हम अलग अलग बांट रहे हैं उनके बीच में जितना भी हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं मार्जिन। नेक्स्ट इज योर जेनेटिक एल्गोरिदम। तो जेनेटिक एल्गोरिदम क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज टेक्निक है जो कि इंस्पायर हुई है हमारी नेचुरल सिलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जो नेचुरल बायोलॉजिकल जेनेटिक प्रोसेस होता है उससे इंस्पायर्ड है। सो इट इज़ यूज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन और सर्च प्रॉब्लम्स। तो ये क्या करती है, हमारी सॉल्व करती है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को बाय सम प्रोसेसेस। तो इसके अंदर कुछ प्रोसेसेस आते हैं। पहला आता है हमारे पास पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या है, हमारा ग्रुप है। सो इट इज द ग्रुप ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशन, इट इज द ग्रुप ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशन इज जनरेटेड रैंडमली, कि जो जो हमारे पास पोटेंशियल सॉल्यूशन एक साथ जनरेटेड हुए हैं उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज योर क्रॉसओवर। क्रॉसओवर क्या है, मतलब एक डेटा हमने सेलेक्ट करा जो कि बेस्ट डेटा है, अब उससे एक अननोन डेटा के साथ हम बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन यहाँ पर कराने वाले हैं दोनों डेटा के साथ, ताकि वो सिमिलर एक ऐसा डेटा हम बना सके जिनमें सिमिलर जीन्स हो दोनों के। तो टू सेलेक्टेड सॉल्यूशंस आर कंबाइंड टू क्रिएट अ न्यू सॉल्यूशन, मतलब दो सॉल्यूशंस को हम कंबाइन करते हैं एक नया सॉल्यूशन बनाने के लिए, सिमिलर टू हाउ जीन्स आर इनहेरिटेड। जैसे एक सिमिलर वे में जैसे हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में जीन्स इनहेरिट होते हैं। नेक्स्ट इज योर म्यूटेशन। म्यूटेशन में हम क्या करते हैं, अभी हमने क्रॉसओवर करा, क्रॉसओवर करने के बाद हम क्या करेंगे, म्यूटेशन करेंगे। म्यूटेशन में क्या होता है कि अब हमने एक डेटा सेट बना लिया, मतलब हमारे पास ऑलरेडी एक डेटा सेट था, ये भी एक डेटा सेट था, अब हमने इन दोनों को कंबाइन करा, हमारे पास ऑब्वियसली नया डेटा सेट आएगा जिनमें दोनों के फीचर्स होंगे। लेकिन म्यूटेशन में क्या करेंगे, हम थोड़ा सा रैंडम चेंज कर देंगे इस डेटा के साथ ताकि वो बिल्कुल ही नया डेटा सेट बन जाए, हमारे पास एक नई पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ जाए। सो नेक्स्ट इज योर जनरेशन। द प्रोसेस इज रिपीटेड ओवर सेवरल इटरेशन टू इवॉल्व बेटर सॉल्यूशन ओवर टाइम। तो ये प्रोसेस जो भी हमने पढ़े ये बार बार रिपीट होते हैं ताकि हम एक अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएँ, एक अच्छा सॉल्यूशन हम बता पाएँ। तो बेसिकली हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में इट इज़ वेरी मच यूज़फुल। आपने डा में ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम पढ़ी होगी या फिर पढ़ोगे। सो इट इज़ वेरी मच यूज़फुल देयर। नेक्स्ट इज़ योर डेटा साइंस। अब डेटा साइंस क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ डेटा टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इनसाइट यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। तो मतलब हम डेटा को पढ़ रहे हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सो ये क्या है, हमारी एक स्टडी है जहाँ पर हम मीनिंगफुल इनसाइट्स ढूँढते हैं डेटा में से बाय यूजिंग सम साइंटिफिक टेक्निक्स। कुछ एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स प्रोसेस लाइक डेटा कलेक्शन। तो इसमें कुछ-कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि डेटा कलेक्शन हो गया, प्रोसेसिंग एनालिसिस हो गया, इंटरप्रेट कर रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को और एक फॉर्मल डिसीजन हम लेकर आ रहे हैं। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे पास डेटा के। सो पहला कंपोनेंट हमारे पास आता है डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन क्या है, मतलब हम सारे डेटा को करेंगे गैदर, मतलब जो भी हमारे पास डेटा है हम उस सबको इकट्ठा करेंगे। आफ्टर दैट डेटा को करेंगे हम क्लीन, मतलब जितनी भी उसमें नॉइज़ है हम सबको रिमूव करेंगे, रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन को रिमूव करेंगे। अगर कोई मिसिंग डेटा है तो हम देखेंगे कि भाई ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है ही नहीं, हमें तो चाहिए अपने मॉडल के लिए, तो हम इसे कैसे मैनेज करें। आफ्टर दैट डेटा एनालिसिस। अब डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे, हम अप्लाई करेंगे कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, मतलब कुछ टेक्निक्स का हम यूज़ करेंगे, कुछ पैटर्न्स हम बनाएंगे यहाँ पर, कुछ फंक्शंस यहाँ पर लगाएंगे, कुछ टेक्निक्स एल्गोरिदम यहाँ पर लगाएंगे, अपने डेटा को एनालाइज करेंगे। आफ्टर दैट डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन में क्या होगा, अभी जो हमने एनालिसिस मतलब एक पैटर्न को डिस्कवर करा है उसे अगर ये हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं है, अगर ये हमारा इमेजेस वगैरह की फॉर्म में है तो हम उसके ग्राफ्स बनाएंगे, चार्ट्स बनाएंगे डेटा विजुअलाइजेशन की हेल्प से। नेक्स्ट इज योर मॉडल बिल्डिंग। अब डेटा हमारा अच्छे से एनालाइज हो चुका है, विजुअलाइज हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, अपना मॉडल बनाएंगे। जो भी हमारा मॉडल है हम उसे बनाएंगे प्रॉपर, ताकि हम अपना जो आउटपुट है उसे निकाल पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बिज़नेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करी जाए तो डेटा साइंस
कैन हेल्प एनालिसिस कस्टमर बिहेवियर। तो डेटा साइंस किस चीज़ में हेल्प करता है? कस्टमर के बिहेवियर जानने में, सेल्स के ट्रेंड्स जानने में, फ्रॉड डिटेक्शन में इट इज़ ऑल्सो वेरी यूज़फुल। तो डेटा साइंस इज़ वाइडली यूज्ड इन फील्ड्स लाइक हेल्थ केयर। तो डेटा साइंस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे हेल्थ केयर में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, ई-कॉमर्स में नई-नई डिसीजंस को बनाने के लिए। सो नाउ वी हैव द डिफरेंस बिटवीन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। तो डेटा साइंस क्या है हमारे पास? इट इज़ एन ओवरआर्किंग फील्ड दैट यूजेस वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स टू वर्क विद डेटा। तो ये एक हमारे पास एक ओवरआर्किंग फील्ड है जो कि हम अलग-अलग जिसमें हमें अलग-अलग टूल्स प्रोवाइडेड होते हैं कि हम डेटा के साथ कैसे काम करें। मशीन लर्निंग क्या है हमारे पास? ये हमारा एक स्पेसिफिक मेथड है। So it is a specific method used within data science to create models that can learn and make the predictions। मतलब हम मॉडल्स को सीखते हैं और मतलब डेटा की हेल्प से हम मॉडल्स को बनाते हैं और अपनी प्रेडिक्शंस बना पाते हैं, नई नई प्रेडिक्शंस। तो डेटा साइंस बेसिकली फोकस ऑन इनसाइट्स एंड नॉलेज फ्रॉम द डेटा, और इट फोकसेस ऑन पैटर्न्स। तो मशीन लर्निंग हमारा पैटर्न्स पे ज़्यादातर फोकस करता है। डेटा साइंस का टाइप क्या है? टाइप ऑफ वर्क है कि डेटा को कलेक्ट करेंगे, हम स्टोर करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा बेसिक काम है मॉडल को टेस्ट करना, सेलेक्ट करना। आफ्टर दैट इट कैन वर्क विद स्मॉलर बिग डेटा सेट। ये हमारे छोटे या बड़े डेटा सेट के साथ भी काम कर सकता है। यूजुअली हम लार्ज डेटा सेट्स अगर हमारे पास होते हैं तभी हम मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं। डेटा साइंस हमारा कवर करता है एंटायर डेटा पाइपलाइन को, और ये मेनली फोकस करता है मॉडल को बनाने में और प्रेडिक्ट करने में, अपने एल्गोरिदम्स को प्रेडिक्ट करने में। तो इश्यूज़ क्या हैं हमारे मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के? इश्यूज़ आते हैं हमारे पास, डेटा रिलेटेड इशू है, जैसे कि इनसफिशिएंट डेटा है हमारे पास, अच्छा खासा डेटा नहीं है, नॉइज़ आ गई है डेटा के अंदर, बहुत बड़ा डायमेंशन है डेटा का कि हम उसे काम ही नहीं कर पा रहे हैं। डेटा इम्बैलेंस है, मतलब कुछ क्लासेस हमारी ऐसी हैं जो क्लस्टरिंग नहीं बना पा रही हैं। डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी में प्रॉब्लम है, डेटा बहुत पर्सनल डेटा है, हम उसे कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मॉडल रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, मतलब ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग। ओवरफिटिंग का मतलब है कि डेटा हमारा इतना ज़्यादा आ चुका है कि उसमें नॉइसेस भी हैं, बहुत सारी नॉइसेस है और हम उन्हें रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। अंडरफिटिंग में क्या होता है? दिस मोड इज़ टू सिंपल, मतलब ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। इट फेल्स टू कैप्चर इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स। तो इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स को ये कैप्चर करना भूल जाता है। और नेक्स्ट इज़ इंटरप्रेटेबिलिटी, मतलब कॉम्प्लेक्स मॉडल्स जो हैं वो ऑफ़न ब्लैक बॉक्स होते हैं, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, दीज़ आर वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन। नेक्स्ट इज़ योर कम्प्यूटेशनल इशू। अब कम्प्यूटेशनल इशू क्या है? स्केलेबिलिटी में प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग टाइम में दिक्कत है, रिसोर्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड है हमारे पास। रियल वर्ल्ड इश्यूज़ क्या-क्या हो सकते हैं? कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट, मतलब डेटा जो है वो बार-बार चेंज होता जा रहा है, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, डिप्लॉयमेंट मशीन मॉडल्स इनटू एक्जिस्टिंग सिस्टम कैन बी कॉम्प्लेक्स। मतलब मशीन मॉडल्स को डिप्लॉय करना एक सिस्टम में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। एथिकल्स और सोशल इश्यूज़ क्या हैं कि बायस है किसी डेटा को लेकर, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, जॉब डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ऑटोमेशन में रिप्लेस द ह्यूमन जॉब। ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं ह्यूमन जॉब्स को रिप्लेस कर सकते हैं। सिक्योरिटी का रिस्क है। सो नाउ व्हाट इज़ एआई? अब एआई क्या है? हमारे पास एक ऐसी टेक्नीक है जो इनेबल करती है मशीन लर्निंग को रिएक्ट करती है ह्यूमंस की तरह, और उनका बिहेवियर भी वहाँ पर अडॉप्ट कर लेती है, मतलब ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर अडॉप्ट कर लेती है। नाउ व्हाट इज़ डीप लर्निंग? अब डीप लर्निंग क्या है? ये हमारा एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मशीन लर्निंग है जो कि इंस्पायर हुआ है हमारी फंक्शनैलिटी या फिर ब्रेन के सेल से, जिसे हम न्यूरॉन बोलते हैं। तो डीप लर्निंग बेसिकली हमारा न्यूरल नेटवर्क से या फिर हमारे ब्रेन से इंस्पायर्ड है। तो यहाँ से ही हमारा डीप लर्निंग से कॉन्सेप्ट आता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एआई एंड एमएल। सो एआई और एमएल के बीच में क्या डिफरेंस है? इट इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट मेकिंग मशीन लर्निंग इंटेलिजेंट। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि मशीन लर्निंग को इंटेलिजेंट बनाता है। मशीन लर्निंग बेसिकली हमारा सबसेट है एआई का जो कि फोकस करता है डेटा ड्राइवन लर्निंग्स पर। एआई का गोल है कि वो सिमुलेट कर पाए ह्यूमन इंटेलिजेंस को। मशीन लर्निंग का गोल है कि वो डेटास को सीख पाए और प्रेडिक्शंस बना पाए। नो आउटपुट क्या है यहाँ पर एआई का? डिसीजन, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मशीन लर्निंग का आउटपुट क्या है? क्लासिफिकेशन, रिकमेंडेशन। नाउ एआई का एग्जांपल क्या है? चैट जीपीटी, रोबोटिक्स। मशीन लर्निंग का एग्जांपल क्या है? रिग्रेशन मॉडल या फिर हमारा क्लस्टरिंग। सो नेक्स्ट इज योर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में डिफरेंस क्या है?
कि क्लासिफिकेशन जो होता है वो हमारा कैटेगरियल होता है, रिग्रेशन हमारा कॉन्टिन्यूस होता है। एग्जांपल कैट वर्सेस डॉग, और यहाँ पर अगर एग्जांपल देखें तो हमें सैलरी बतानी है, टेम्परेचर बताना है। गोल क्या है इसका, असाइन करना कैटेगरी, इसका गोल क्या है, एक क्वांटिटी को प्रेडिक्ट करना। ना क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम कौन कौन से है आते हैं हमारे डिसीजन ट्री और एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन। रिग्रेशन में हमारे पास एल्गोरिदम होते हैं, लीनियर रिग्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, पॉलिनोमियल रिग्रेशन हो गया। So by this we have ended up this unit, and for the notes I have told you कि notes आपको कैसे लेने हैं, description में मैंने link provide कर दी है। So when you will check the description you will be able to see a link। आप link पर जैसे ही click करोगे आपको notes अपने आप मिल जाएंगे वहाँ पर। So that's it for the today's video। We have completed unit 1।